आज के इस विश्लेषण में हम उस घटना की बात करेंगे जिसने न सिर्फ देश की आत्मा को झंझोरा बल्कि सड़कों पर आक्रोश की ऐसी तस्वीरें उकेरी जो पहले कभी नहीं देखी गईं। दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात के बाद कैसे आम जनता का गुस्सा एक विशाल, बिल्कुल दृश्यमान जन आंदोलन बन गया और कैसे इसने कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज हम इसी मुद्दे की हर परत को समझेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी दांवपेच नहीं था, सच कहूं तो ये इंसाफ की मांग करती आम जनता की एक ऐसी तस्वीर थी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। जरा इस अखबारी हेडलाइन को देखिए, वेकअप इंडिया शी इज डेड। ये तीव्र, दिल दहलाने वाली जनता की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से कैद करती है। जब सिंगापुर के एक अस्पताल में उस 23 वर्षीय छात्रा ने आखिरी सांस ली तो एक ऐसी लहर दौड़ गई जो पूरी तरह से सड़कों पर नजर आने लगी थी। ये हेडलाइन कोई आम शब्द नहीं थे, बल्कि उस गुस्से की एक जीती जागती तस्वीर थी जिसने पूरे देश को जगा दिया। पहला हिस्सा, द इमेज ऑफ आउटरीच। दिसंबर 2012 के उस हमले के बाद जो प्रतिक्रिया आई, उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका बिल्कुल स्पष्ट और दृश्यमान होना। और ये बहुत बखूबी दर्शाता है इस पूरे कानूनी प्रक्रिया की लंबी अवधि को। एक बार इस टाइमलाइन पर गौर करिए। दिसंबर 2012 में हमले और विरोध प्रदर्शनों की उस आग से शुरू होकर मार्च 2013 में ट्रायल कोर्ट की फांसी की सजा तक, और फिर लगभग 7 साल बाद मार्च 2020 में तिहाड़ जेल में हुई उन आखिरी फांसियों तक। एक बहुत लंबा सफर जो देश की नज़रों के बिल्कुल सामने चलता रहा। हुआ ये था कि राजधानी दिल्ली एक तरह से थमसी गई थी। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बिल्कुल मुख्य सड़कों पर कब्जा कर लिया था। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को मेट्रो स्टेशन तक बंद करने पड़े। इंडिया गेट का नज़ारा तो काफ़ी लोगों को याद होगा। हज़ारों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ये जो भीड़ की उस गुस्से की तस्वीरें थीं, इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और देश में महिलाओं के प्रति व्यवहार पर एक ऐसी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। देश को अपनी सच्चाई आईने में देखनी पड़ी। अब एक अहम बात, कानून के अनुसार पीड़िता की असली पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी। इसलिए मीडिया ने उस 23 वर्षीय छात्रा को एक नया नाम दिया, निर्भया, यानी निडर। सच कहूं तो इस एक नाम ने आम जनता के दिलों और दिमाग में एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक और एक अद्भुत छवि का निर्माण किया। इस एक शब्द ने इस पूरे आंदोलन को एक असली पहचान दे दी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा, रीडिफाइनिंग द लॉज। इन विरोध प्रदर्शनों की इस जोरदार और दृश्यमान मौजूदगी ने सीधे तौर पर सरकार को मार्च 2013 में नए और बेहद सख्त एंटी रेप कानून लागू करने पर मजबूर कर दिया। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन नए कानूनों ने सिर्फ रेपिस्ट के लिए सजा को ही कठोर नहीं किया, बल्कि डिजिटल छवियों पर महिलाओं के नियंत्रण को भी बेहद गौर से समझा। ध्यान दीजिए, किसी महिला की तस्वीरों को उसकी सहमति के बिना प्रसारित करना अब कानूनन एक अपराध बन गया। इसके अलावा स्टॉकिंग और एसिड अटैक जैसे अपराध कानून में शामिल किए गए और रेप की परिभाषा को बढ़ाते हुए ये साफ किया गया कि फिजिकल स्ट्रगल का ना होना सहमति नहीं होती। साथ ही बार बार अपराध करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया। 2015 अ ब्लैंक स्क्रीन। देखिए, कानून जरूर बदल गए थे, लेकिन आक्रोश बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। 2015 में ये गुस्सा फिर से उभर कर सामने आया जब बीबीसी ने इंडियाज़ डॉटर नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं दोषियों में से एक का इंटरव्यू शामिल था जिसने बिल्कुल बेशर्मी से इस दरिंदगी के लिए उल्टा पीड़िता को ही दोषी ठहराया। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिखता है। एक तरफ बीबीसी उस अपराध का विश्लेषण करने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट करता है और दूसरी तरफ भारत सरकार इस फिल्म को बैन कर देती है। नतीजा क्या हुआ? जिन न्यूज़ चैनल्स को ये ब्रॉडकास्ट करना था, उन्होंने विरोध के रूप में अपनी टीवी स्क्रीन्स पूरी तरह से खाली छोड़ दी। एक ब्लैंक स्क्रीन। तस्वीरों और विजिबिलिटी के इस दौर में सेंसरशिप की ऐसी स्टार्क और अनोखी तस्वीर पहले शायद ही किसी ने देखी थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। मार्च 2020 तक आते आते कानूनी दावपेच और अपील्स आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचे, जहां बाकी बचे 4 दोषियों के खिलाफ अंतिम फैसला आया। ये कानूनी प्रक्रिया एक एक कदम करके अपने आखिरी पड़ाव तक आगे बढ़ी। हुआ कुछ यूं कि पहले दोषियों ने आजीवन कारावास के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली, जो तुरंत खारिज हो गईं। फिर फांसी से ठीक पहले एक बिल्कुल आखिरी वक्त की अपील आई, उसे भी नामंजूर कर दिया गया।
और आखिरकार इन चारों को हाई सिक्योरिटी तिहाड़ प्रिजन में फांसी दे दी गई। आपको बता दूं, 2015 के बाद भारत में ये पहली बार था जब किसी को फांसी दी गई थी। उस वक्त जेल के बाहर का नज़ारा खुद में एक कहानी बयां कर रहा था। भारी पुलिस और पैरामिलिट्री बलों के तैनात होने के बावजूद वहां विशाल भीड़ इकट्ठी थी। उनके हाथों में जो प्लैकार्ड्स थे उन पर साफ लिखा था, डेथ टू रेपिस्ट्स। जैसे ही फांसी होने की खबर बाहर आई, वहां मौजूद लोग न्यायपालिका को धन्यवाद देते हुए पोस्टर्स लहराने लगे। जनता अपने आक्रोश का आखिरी नतीजा इन्हीं छवियों के रूप में बिल्कुल सड़क पर महसूस कर रही थी। सरकार ने इन एग्जीक्यूशंस को किस तरह से देखा, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का उदाहरण सबसे सटीक है। उन्होंने लिखा, जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड, यानी न्याय की जीत हुई है, और साथ ही कहा कि हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा जहां सारा फोकस महिला सशक्तिकरण पर हो। राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को लेकर ये एक बहुत बड़ा बयान था, लेकिन यहाँ सोचना होगा, क्या तस्वीर सच में उतनी ही साफ है जितनी ऊपर से दिखाई देती है? और यहीं से हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं, द अनसीन रियलिटी। इन हाई प्रोफाइल जश्नों और बड़े बयानों के ठीक पीछे एक ऐसी ज़मीनी हकीकत भी है जो इन उजाली तस्वीरों में अक्सर छिप जाती है। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है, ये आंकड़ा 93 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 93 बलात्कार के केसेस दर्ज किए जाते हैं। 4 लोगों को फांसी देना अनडाउटेडली एक बहुत ही हाई प्रोफाइल घटना थी जिसने सबका ध्यान खींचा, पर इस 93 नंबर की हकीकत बेहद चुभने वाली और परेशान करने वाली है। सिर्फ 2018 के आंकड़े देखें तो 33,977 केसेस दर्ज हुए थे। लेकिन रुकिए, ये आंकड़े तो पूरी कहानी बयान ही नहीं करते। हजारों केसेस तो कभी फाइल ही नहीं होते क्योंकि पीड़ित उन्हें रिपोर्ट करने में एक शर्म महसूस करते हैं। ऐसे अपराधों के साथ समाज में एक बहुत गहरा कलंक, एक डीप स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और फिर ये डर भी होता है कि प्रशासन उनकी बात मानेगा भी या नहीं। ये सारी वो चीजें हैं जो समाज के अंधेरे में बस हमेशा अदृश्य रह जाती हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स के बीच एक काफी बड़ी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ तो ये विचार है कि अगर कानून तेजी से और सख्त सजा दे तो इससे कानून का डर पैदा होगा और ऐसी घटनाएं रुकेंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि समस्या का स्थायी समाधान तब तक नहीं निकलेगा जब तक उस पितृसत्तात्मक सोच, उस पेट्रियार्कल माइंडसेट को रूट से नहीं उखाड़ा जाता जो महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों की संपत्ति मानता है। और अब हम इस विश्लेषण को वापस उस शुरुआती दर्द की तरफ लेके चलते हैं जो इस पूरे केस की सबसे भावुक और लिटरल तस्वीर पेश करता है। फांसी के ठीक बाद पीड़िता की मां ने कहा था, मैंने अपनी बेटी की तस्वीर को गले लगाया और उससे कहा कि हमें आखिरकार न्याय मिल गया। एक मां का सिर्फ एक फिजिकल तस्वीर के जरिए इंसाफ तक पहुंचने का ये सफर खुद में कितना कुछ कह देता है। इन सभी तथ्यों और इन पूरी तरह से छा जाने वाले दृश्यों को देखने के बाद एक आखिरी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो बेहद गौर करने लायक है। क्या ऐसी तेज और अत्यधिक दृश्यमान सजाएं वास्तव में समाज की गहराई में बसी इन पुरानी मानसिकताओं को बदल सकती हैं? यहाँ कानून तो बदल गया और फांसी भी मुकम्मल हो गई, लेकिन जब तक समाज के पर्दे के पीछे की हकीकत नहीं बदलती, ये मुद्दा हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।